हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संस्कृति एवं व्यक्तित्व। ये संस्कृति और व्यक्तित्व वाली जो यूनिट है इसमें हम पढ़ेंगे कल्चर के बारे में कि संस्कृति क्या होती है, इसका अर्थ और विशेषताएं हम आज के लेक्चर में जानेंगे। फिर इसके बाद जो प्रमुख संस्कृतियां हैं, संस्कृतियों के टाइप्स और संस्कृति को निर्माण करने वाले तत्व, जो भी जहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं उन सारे टॉपिक्स को कवर करते हुए हम चलेंगे, क्योंकि मेरा पर्पज़ वही है कि मैं अपना 100% दूँ ताकि आप लोगों को किसी भी तरीके से, मैं ये तो नहीं कह रही कि सारे लोगों का पीजीटी में हो जाएगा या सारे लोगों का जीआईसी में हो जाएगा, बट मेरा पर्पज़ ये है कि मेरे मोस्टली स्टूडेंट जो अपना 100% दे रहे हैं उनका किसी न किसी एग्ज़ाम में सिलेक्शन ज़रूर हो जाए, चाहे वो पीजीटी हो, चाहे जीआईसी हो, या फिर जीडीसी हो, या फिर वो अपना नेट जेआरएफ की स्कॉलरशिप। तो किसी ना किसी तरीके से आप लोगों का सिलेक्शन ज़रूर हो जाए। इसके लिए मैं आप लोगों को अलग अलग तरीके बताती रहती हूँ, साथ साथ में स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करती रहती हूँ। अगर मेरे साथ साथ आप लोग भी अपना 100% देंगे तो मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि आप लोगों का सिलेक्शन कहीं ना कहीं पक्का हो जाएगा विदिन 1 ईयर, और आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे कुछ स्टूडेंट्स इस चीज़ को फॉलो भी कर रहे हैं। जैसे मैं देखती हूँ, मैं सारे स्टूडेंट्स को नोटिस करती रहती हूँ कि उनकी जो परफॉर्मेंस है वो कैसी जा रही है। तो जिसका भी मुझे लगता है कि कुछ स्टूडेंट्स का जैसे मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं सच में बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि वो अपने करियर को लेकर के सीरियस हैं। और थोड़ा सा जो लोग अभी किसी एग्ज़ाम की वजह से या किसी वजह से थोड़ा सा उतना ज़्यादा कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, जब भी आपका एग्ज़ाम फिनिश हो जाए तो उसके बाद आप फुल कंसंट्रेशन के साथ में इसमें लगिए, क्योंकि अगर आप अपना 100% दे रहे हो, मैं अपना 100% दे रही हूँ, दैट मीन्स कि आपको फिर कोई भी नहीं रोक सकता आपके सिलेक्शन से। जितनी मेहनत मैं कर रही हूँ उससे कहीं ज़्यादा ही कोशिश करो कि आप भी अपनी मेहनत करो, या कम से कम उतनी मेहनत तो आप भी करो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, संस्कृति और व्यक्तित्व हमारी यूनिट, जिसमें टॉपिक है कल्चर। तो ये जो कल्चर है, संस्कृति शब्द है, इसको यूज किसने किया था? तो संस्कृति शब्द का प्रयोग किया था टाइलर ने प्रिमिटिव कल्चर, इनकी पुस्तक का नाम है प्रिमिटिव कल्चर। ठीक है, देखो दो पुस्तकें हैं, प्रिमिटिव सोसाइटी एंड प्रिमिटिव कल्चर। तो प्रिमिटिव कल्चर तो टाइलर की है। आपके लिए एक क्वेश्चन है, आपको बताना है प्रिमिटिव सोसाइटी ये किसकी पुस्तक है। तो प्रिमिटिव कल्चर टाइलर की पुस्तक, इसमें इन्होंने इसकी उत्पत्ति के बारे में बताया कि जो कल्चर वर्ड है ये कल्चरा से बना है। किससे बना है? लैटिन भाषा का एक शब्द है कल्चरा, जिससे बना है हमारा कल्चर। अब इसका अर्थ क्या होता है? तो टाइलर ने बताया कि इसका अर्थ होता है कि विरासत। लैटिन भाषा का जो वर्ड है कल्चरा, इसका अर्थ होता है कि विरासत। सिंपली जो चीज़ें हमें विरासत में मिली हों, तो इसको इन्होंने इसी तरीके से परिभाषित भी किया है। तो टाइलर ने किस तरीके से परिभाषित किया है? टाइलर ने बताया कि संस्कृति वो संपूर्ण जटिलता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, आचार, कानून, प्रथा, ऐसी ही अन्य उन क्षमताओं एवं आदतों का समावेश होता है जिन्हें मनुष्य समाज के सदस्य होने के नाते प्राप्त करता है। मतलब क्या इसमें अगर देखें इनकी परिभाषा को, तो सिंपली इन्होंने कल्चर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं सबको समाहित कर लिया है। सबसे विशाल परिभाषा कह सकते हो संस्कृति की। ठीक है, तो इसमें इन्होंने क्या क्या चीज़ें बताई हैं कि संस्कृति में, एक तो संस्कृति बहुत ही जटिल है, इतना आसान नहीं है उसको समझना। उसमें क्या क्या आता है? व्यक्ति का जो नॉलेज है, उसके जो विश्वास है, कला है, आचार विचार हैं, कानून, प्रथाएं और बहुत सारी आदतें, बहुत सारी क्षमताएं, सामाजिक नियम, ये सब कुछ समाहित होकर के कल्चर बनाता है। और इसे मनुष्य ने समाज का सदस्य होने के नाते प्राप्त किया है। मतलब मनुष्य जन्म से सीख करके नहीं आया है, समाज में रहा वो, और उसके बाद उसको वो चीज़ें प्राप्त हुई हैं एक तरीके से विरासत में। तो ये है कल्चर। ये किसने बताया? टाइलर ने। संस्कृति की परिभाषाओं को सबसे ज़्यादा वर्गीकृत किया, 108 परिभाषाओं को वर्गीकृत किया क्रोबर और क्लूखोन। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसने संस्कृति की 108 परिभाषाओं को वर्गीकृत किया। तो क्रोबर और क्लूखोन ने संस्कृति की 108 परिभाषाओं को वर्गीकृत किया था कि 108 तरीके से हम इसको परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है, सिंपली अगर हम देखें तो जो संस्कृति शब्द है ये संस्कार से बना है, और संस्कार का अर्थ होता है कि मनुष्य का शुद्धिकरण।
किस तरीके से वो कौन सी आदतें हैं, वो कौन सी चीज़ें हैं, वो कौन से नियम हैं जिससे मनुष्य का शुद्धिकरण होता है, उसका आत्म शुद्ध होता है, उसको सही आदतें सिखाई जाती हैं, उसको सही तरीके से समाजीकृत किया जाता है। तो संस्कृति का मतलब क्या हुआ, वो सारी चीज़ें जिससे व्यक्ति के अंदर एक सही आदतें, एक समाज का सदस्य होने के नाते उसके अंदर जो जिम्मेदारी आती है, उसको समाज के नियम, समाज की प्रथाएं, कानून, आचार विचार, इन सब से परिचय मिलता है। वो सारी चीज़ों का समग्र संकलन, ये कह सकते हैं हम संस्कृति। सिंपली कल्चर को अगर हम इजी लैंग्वेज में डिफाइन करें तो हमारा रहन सहन, हमारी बोली, हमारा खान पान और जो भी चीज़ें हैं जो हम अपने अंदर समाहित किए हुए हैं, वो सारी चीज़ें कल्चर के अंतर्गत आती हैं। कल्चर कह सकते हैं अभौतिक पक्ष होता है, ठीक है। तो इसको हम अपने मन से महसूस कर सकते हैं, बट ये भौतिकता से परे होता है जो हमारा कल्चर है, क्योंकि जिसमें भौतिकता आ जाएगी वो सभ्यता कहलाएगी। सभ्यता और संस्कृति में बहुत ही छोटा सा डिफरेंस यही है कि जिसमें भी भौतिकता है वो सभ्यता है, और जो अभौतिक पक्ष है वो संस्कृति है, ठीक है। इसमें हमारा रहन सहन आ जाएगा, हमारी भाषा आ जाएगी, हम क्या बिलीव करते हैं, हमारी विचार पद्धति कैसी है, ये सारा कुछ आ जाएगा। हेरास्कोबिट्स एक सिद्धांतकार थे। इन्होंने संस्कृति को माना कि यह पर्यावरण का मनुष्य निर्मित भाग है, मतलब है पर्यावरण का ही भाग। देखो अभी हमने भौगोलिक पर्यावरण पढ़ा था ना, तो अब संस्कृति एक तरीके से सांस्कृतिक, सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण का भाग है। तो है पर्यावरण का ही भाग, लेकिन इसको बनाया किसने है, तो इसको मनुष्य ने बनाया है, या कह सकते हैं कि समाज ने बनाया है, ठीक है, क्योंकि एक मनुष्य तो बनाएगा नहीं, तो एक तरीके से कह सकते हैं कि समाज ने बनाया है। तो सांस्कृतिक पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है, स्वतः निर्मित नहीं है। समाज में रह करके ही लोगों ने कुछ आचार विचार, कुछ धर्म प्रथा, कला, नैतिकता, जो कुछ भी है, समाज में रह करके ही इसका निर्माण हुआ है। मजूमदार ने संस्कृति को जीवन जीने का तरीका बताया कि जिस तरीके से हम अपना जीवन जीते हैं, जिस तरीके से हम अपनी लाइफ स्टाइल में जो चीज़ें करते हैं, वो सारी चीज़ें हमारी संस्कृति हैं। क्लूखोन, इनकी एक पुस्तक थी कल्चर, ए क्रिटिक रिव्यू ऑफ कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन, ये बुक थी इनकी। तो इसमें इन्होंने कहा कि संस्कृति एक सीखा हुआ व्यवहार है जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता रहता है, ठीक है। देखिए कॉन्सेप्ट को समझते चलिएगा, क्योंकि कई बार परिभाषा पूछता है और कई बार वो पूछ लेता है विशेषताओं में से कि इनमें से कौन सी विशेषता संस्कृति की नहीं है या कौन सी विशेषता संस्कृति की है। तो आपको इस तरीके से भी पढ़ते हुए चलना है। तो सिंपली संस्कृति क्या है, मानव निर्मित होती है, स्वतः नहीं है, यानी समाज द्वारा निर्मित है। प्लस संस्कृति सीखी जाती है, ठीक है, सीखी जाती है मतलब हमको विरासत में मिलती है, हम सीखते हैं, हमारे जो समाज के लोग हैं वो हमको सिखाते हैं। लेकिन जन्मजात कोई लेकर के संस्कृति नहीं आता। छोटा बच्चा है, क्या उसके अंदर कोई संस्कार है? नहीं है। बच्चे ने तो सीखा ना समाज में रह करके। तो संस्कृति एक सीखा हुआ व्यवहार है और ये पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता रहता है। जैसे आपके माता पिता कोई चीज़ मानते थे, फिर उन्होंने आपको सिखाया, फिर आपने अपने बच्चों को सिखाया, तो इस तरीके से पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रहती हैं ये चीज़ें। विरस्टेड ने माना कि संस्कृति वो संपूर्ण जटिलता है जिसमें वो सभी वस्तुएं सम्मिलित हैं जिन पर हम विचार करते हैं, कार्य करते हैं और समाज के सदस्य होने के नाते अपने पास रखते हैं। इसको भी थोड़ा सा समझिए। इन्होंने क्या कहा कि संस्कृति वो संपूर्ण जटिलता है, वो सभी चीज़ें आ गई इसमें जिन पे हम सोचते हैं, यानी हमारी सोचना, फिर हम एक्ट करते हैं और समाज के सदस्य होने के नाते ही हमारे पास हैं। यदि हम समाज में नहीं हैं तो फिर हमारे पास वो नहीं होगी। तो मतलब सिंपली कि जो चीज़ें हम समाजीकरण के द्वारा सीखते हैं उनको हम अपने कार्य रूप में भी परिणत करते हैं और हम उन पे भरोसा भी करते हैं। जैसे धर्म है तो ये जो धार्मिक विश्वास है तो ये संस्कृति का भाग है। कोई भी कला है कि नृत्य कला हो गई या कोई भी कला किसी भी तरीके का, हमारे त्योहार हैं, ये सब क्या है, ये सारी चीज़ें संस्कृति के भाग हैं और ये हमने समाज के सदस्य होने के नाते प्राप्त किया है। तो हम इन पे भरोसा भी करते हैं, इनको हम मनाते भी हैं, मतलब कार्य भी करते हैं। तो ये सारी चीज़ें कल्चर है। बोगार्ट्स ने बताया कि संस्कृति किसी समूह के कार्य करने व सोचने की समस्त विधियां हैं।
देखो इन दोनों की परिभाषा बहुत सिमिलियर सी है, इन्होंने बस थोड़ा सा उसको बड़ा कर दिया है, इन्होंने उसको छोटे तरीके से बता दिया है। तो इस तरीके से थोड़ा सा याद रखिएगा कि जहाँ पर जटिलता आ रही है, सभी वस्तुएं सम्मिलित हो रही हैं, उसके बाद कार्य करने और विचार करने की बात होती है तो विरस्टीड, और जहाँ पर सीधे बोल दिया जाए कि कार्य करने और सोचने की विधियां तो बोगार्ट्स। ठीक, तो बोगार्ट्स ने क्या कहा कि समूह के कार्य करने और सोचने की जो भी विधियां हैं वो सभी संस्कृति के अंतर्गत आ जाएंगी। मैकाइवर एंड पेज ने इसमें बताया कि दैनिक जीवन में कला, साहित्य, मनोरंजन और रहन सहन के तरीके ये संस्कृति है। क्या है कि दैनिक जीवन में हम जो भी हमारी कला है, हमारा जो साहित्य है, हम जिस तरीके से मनोरंजन करने की कोशिश करते हैं, हम किस तरीके से रहते हैं, किस तरीके से हमारे आचार विचार, ये सारी तरीके ये संस्कृति के अंतर्गत आएंगे। बी राइट एक सिद्धांतकार थे, इन्होंने बताया कि जो संस्कृति है ये संचयी होती है। इसकी प्रवृत्ति कैसी है? संचयी। संचयी का मतलब है कि इसमें निरंतर वृद्धि होती जाती है, बढ़ती जाती है, कभी खत्म नहीं होती है। पुराने समय में कोई और चीज़ थी, फिर हम लोगों ने उसमें कुछ और आचार विचार जोड़ दिए, या कुछ और कलाएं जोड़ दी, कुछ और विश्वास जोड़ दिए, कुछ और प्रथाएं जोड़ दी, फिर अगली पीढ़ी ने उसमें कुछ और जोड़ा। तो संचयी प्रवृत्ति है इसकी, पुराना भी ये समेटे रहती है और नई चीज़ें भी उसमें ऐड होती रहती हैं। तो संचयी प्रवृत्ति है संस्कृति की। किसने बताया? बी राइट ने। तो ये तो हो गई परिभाषा। सिंपली अब हम संस्कृति को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, उसकी विशेषताएं क्या है, तो उसको थोड़ा सा समझते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है कि जो संस्कृति होती है ये मानव निर्मित होती है। मतलब इसको प्रकृति ने प्रदत्त नहीं किया है, ना ही ईश्वर प्रदत्त है, ये मनुष्य निर्मित है। मनुष्य समाज में आया, उसको लगा कि कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जिससे उसका जीवन और जो उसका आचरण है उसका शुद्धिकरण हो सके। तो आचरण की शुद्धता के लिए उसने जो भी चीज़ों का निर्माण किया वो सब संस्कृति है। तो संस्कृति मानव निर्मित है। ठीक है। संस्कृति पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है। क्या होती है? पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है। मतलब हमने सीखा, फिर हमारी आगे आने वाली पीढ़ी सीखेगी, फिर आगे आने वाली पीढ़ी सीखेगी, तो पीढ़ी दर पीढ़ी इसका हस्तांतरण होता रहता है। लेकिन हाँ, एक चीज़ और है, आनुवांशिकता के आधार पर ये चीज़ नहीं आती। अगर कहीं भी क्वेश्चन में आ जाए कि पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है तो बात सही है, लेकिन अगर बोले कि आनुवांशिक है तो आनुवांशिक नहीं होती। आनुवांशिक का मतलब होता है कि हमारे खून में ही वो चीज़ है। तो ऐसा तो कुछ नहीं होता है संस्कृति के संबंध में। जैसा आपका पालन पोषण होगा वैसा आप सीख जाओगे। ऐसा तो कुछ नहीं होता कि आपके पिता ने वैसा किया था तो आपने बिना सीखे सिखाए ही वो चीज़ें सीख ली। ऐसा नहीं है। तो आनुवंशिकता वाली चीज़ें यहाँ पर नहीं होंगी, लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है। ठीक है। देखो एक चीज़ और मैं इम्पोर्टेंट अभी बता रही हूँ कि कुछ चीज़ें हैं जो आपको, जो पीजीटी है, जीआईसी है, इसमें आपको रटनी पड़ेंगी, और कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको समझनी पड़ेंगी, जो कि मैंने पहले भी बताया है। तो जहाँ पे आपको लगे कि कॉन्सेप्ट समझने वाला है वहाँ पर समझते हुए चलिए, और जैसे परिभाषाएं वगैरह हैं तो उसको रटते हुए चलिए। दोनों को, फैक्चुअल और प्लस जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है, दोनों को साथ में लेकर के चलेंगे तो आसान रहेगा और आपका एग्ज़ाम भी निकल जाएगा। फिर थर्ड पॉइंट है कि संस्कृति सीखी जाती है। सीखी जाती है मतलब संस्कृति जो है ये सीखा हुआ व्यवहार है। कोई पहले से ही, जन्म से ही सीख के नहीं आता। समाज में बच्चा जन्म लेता है, फिर उसको धीरे धीरे करके वो सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो संस्कृति सीखी जाती है। प्रत्येक समाज की एक विशिष्ट संस्कृति होती है। अब जैसे भारतीय समाज है तो भारतीय संस्कृति दूसरे तरीके की है। आप यूरोपीय समाज में चले जाओगे, वहाँ की संस्कृति दूसरे तरीके की होगी। तो हर एक समाज की एक अलग तरीके की संस्कृति होती है, अलग तरीके की मान्यताएं होती हैं, रहन सहन सब कुछ अलग तरीके का होता है। तो संस्कृति है ये अधिसावयवी होती है। ठीक है। अधिसावयवी होती है। क्या है? सुपर ऑर्गेनिक है। तो ये सुपर ऑर्गेनिक का मतलब हुआ कि जिसका निर्माण तो मनुष्य ने किया है लेकिन वो मनुष्य को भी चला रही है। सावयव का मतलब हुआ शरीर, या फिर उसको अगर समाज से तुलना कर रहे हो तो समाज को ले लो, लेकिन समाज में बनी है लेकिन समाज से भी ऊपर है, समाज से वो समाज को नियंत्रित करती है। ठीक है। तो जिसका निर्माण मनुष्य ने किया है लेकिन फिर भी वो मनुष्य से ऊपर है, मनुष्य को संचालित कर रही है। तो संस्कृति क्या है? अधिसावयवी है। ये हमें संचालित करती है, जबकि निर्माण हम ही लोगों ने किया, लेकिन फिर भी हमसे परे है, हमसे ऊपर है, सुपर है हमसे। संस्कृति में सामाजिक गुण निहित होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई
कहीं का भी व्यक्ति होगा, समाज में नहीं रह रहा, फिर भी संस्कृति सीख जाएगा। वो संस्कृति सामाजिक होती है, समूह के लिए आदर्श होती है। कोई भी संस्कृति जिस भी समूह में आप रह रहे हो, वो जिस भी समूह से संबंधित है, तो वहाँ के लिए एक तरीके से आदर्श का काम करती है। जैसे आप भारत में रह रहे हो तो भारतीय संस्कृति हमारे लिए आदर्श है, हम उसी को फॉलो करते हैं। आदर्श का मतलब है कि हमारे लिए आइडियल है, अब जिस चीज़ को हम आइडियल मान के चलें, ठीक है। संस्कृति मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। अब देखो, कोई भी चीज़ है तो समाज में वो तभी तक बनी रहती है जब तक कि वो मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करे। ये कौन मानता है? ये संस्कृति मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, कौन मानता है? मेलिनोवस्की, ठीक है। मेलिनोवस्की ने ये चीज़ बताई है कि संस्कृति मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, तभी तक उसका अस्तित्व बना है। जब तक कि कोई चीज़ मानवीय आवश्यकताओं को पूरा कर रही है तभी तक उसका अस्तित्व बना हुआ है, वरना उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, ठीक। तो संस्कृति मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। संस्कृति में अनुकूलन करने की क्षमता होती है, मतलब कि हम संस्कृति के द्वारा या संस्कृति के माध्यम से अनुकूलन करते हैं, उसको समय के अनुरूप खुद को ढालते हैं। कल्चर भी खुद को समय के अनुरूप ढालती है। तो संस्कृति, जैसे अब भारतीय संस्कृति को ही ले लो, तो बहुत सारे आक्रमणकारी आए, बहुत सारी संस्कृतियों का यहाँ पे आपस में संपर्क हुआ, लेकिन हमारी संस्कृति ने अनुकूलन किया, सबके तत्वों को अपने अंदर समाहित कर लिया और समय के साथ साथ वो खुद को मॉडिफाई करती चली गई। जो संस्कृति है ये मानवीय व्यक्तित्व के निर्माण में मौलिक होती है, मतलब मनुष्य का कैसा व्यक्तित्व होगा ये डिपेंड करता है कि उसका जो कल्चर है वो कैसा है, उसको क्या क्या सांस्कृतिक गुण सिखाए गए हैं। जैसा आपको आपके गुण या आपकी जो संस्कृति है वो मिली होगी, वैसा ही आपका व्यक्तित्व होगा। अगर आपका कल्चर अच्छा है, आपकी परवरिश अच्छे तरीके से हुई है, तो आपका व्यक्तित्व भी अच्छा ही होगा। संस्कृति जो होती है ये अधिवैयक्तिक होती है। अधिवैयक्तिक मीन्स कि इसका निर्माण किसी एक व्यक्ति ने नहीं किया है, तो ये व्यक्ति से सुपर है। अगर व्यक्ति माने कि हम इसमें परिवर्तन कर सकते हैं, तो कोई एक व्यक्ति इसमें परिवर्तन नहीं कर सकता। तो अधिवैयक्तिक है, मतलब ये पर्सन से भी सुपर है, ठीक है। तो अधिवैयक्तिक होती है, इसका निर्माण कोई एक व्यक्ति नहीं करता है। तो ये है संस्कृति की विशेषताएं। फिर अब हम समझेंगे संस्कृति के प्रकार कितने होते हैं, कितने टाइप्स में। मेनली पहले मुख्य प्रकार समझेंगे, उसके बाद जो अदर कॉन्सेप्ट हैं छोटे छोटे उनको हम समझेंगे। तो संस्कृति के प्रकार, कितने प्रकार होते हैं संस्कृति के, तो इसको मुख्य रूप से अगर हम देखें तो एक तो आपके आकबर निमकाफ हैं और दूसरे आपके मैकाइवर पेज हैं। इन लोगों ने इसमें डिफरेंस करने की कोशिश करी है। तो सबसे पहले हम आकबर ने निमकाफ का जो दृष्टिकोण है उसको देखेंगे। तो जो आकबर थे ये अमेरिका के समाजशास्त्री थे। इनकी एक बुक आई थी सोशल चेंज। कौन सी? सोशल चेंज पुस्तक, अमेरिका के समाजशास्त्री आकबर। तो इसमें इन्होंने संस्कृति के दो प्रकार बताए, ठीक है। कौन कौन से? एक तो बताया इन्होंने भौतिक संस्कृति और दूसरा बताया अभौतिक संस्कृति। ये जो इनकी पुस्तक थी इसमें इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था सांस्कृतिक विलंबना। किसने? आकबर ने। आकबर ने एक कॉन्सेप्ट दिया था सांस्कृतिक विलंबना, जो इनकी बुक आई थी उसमें। तो इसमें इन्होंने दो प्रकार की संस्कृति बताई, एक बताई भौतिक संस्कृति, दूसरी बताई अभौतिक संस्कृति। तो पहले तो हम इन दोनों को समझेंगे, फिर समझेंगे कि सांस्कृतिक विलंबना क्या है। तो आकबर ने कहा कि भौतिक संस्कृति में वो सभी वस्तुएं आ जाएंगी जो कि मूर्त हैं, जिनको कि हम देख सकते हैं, मतलब जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो सभी चीज़ें आ जाएंगी भौतिक संस्कृति के अंतर्गत। जैसे हमारा घर है, कपड़े हैं, वायुयान है, या जो भी चीज़ें हैं जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो सब भौतिक संस्कृति हैं। विरिस्टेड ने भौतिक संस्कृति के अंतर्गत बताया कि 13 प्रकार की वस्तुएं आती हैं। कितने प्रकार की? 13 प्रकार की। कौन कौन सी बताई इन्होंने? मशीनें हैं, उपकरण है, बर्तन है, भवन है, सड़कें हैं, पुल है, शिल्प वस्तुएं, कलात्मक वस्तुएं, कपड़े, परिवहन, फर्नीचर, खाद्य पदार्थ और दवाइयाँ। तो ये 13 प्रकार होते हैं अकॉर्डिंग टू विरिस्टेड, जो कि हम भौतिक संस्कृति के अंतर्गत रखेंगे। सिंपली कह सकते हैं कि जो भी हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जो भौतिकता से रिलेटेड है, जो हम अपनी सुख सुविधाओं के लिए प्रयोग करते हैं, बाहरी दुनिया से जो भी संबंधित हैं, वो है सब भौतिक संस्कृति के अंतर्गत, ठीक। मैकाइवर ने भौतिक संस्कृति को कहा था कि सभ्यता। उन्होंने संस्कृति और सभ्यता
दो पार्ट बताए थे कि जो भी भौतिक है वो है सभ्यता और जो भी अभौतिक है वो है संस्कृति। तो जो भी चीज़ें हमारा सोचने विचारने की या जो हमारे आंतरिक मन में है वो संस्कृति माना था मैकाइवर ने, और जो चीज़ें हमारे साथ बाह्य रूप से हैं, हमारी सुख सुविधाओं के लिए जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो सब हमारी सभ्यता में आएंगी। सिंपली अगर हम एक वर्ड में कहें तो हमारे पास क्या है ये सभ्यता है और हम क्या हैं ये संस्कृति है। ठीक है, हम क्या है मतलब हमारे आचार विचार क्या हैं, हम किस तरीके से सोचते हैं, हमारे कार्य करने के तरीके, तो हम क्या है ये संस्कृति है। और हमारे पास क्या है, जो भौतिक चीज़ें हैं, हमारे पास कार है, हमारे पास घर है, हमारे पास कपड़े हैं, ये है वो है, ये सब क्या है सभ्यता या भौतिक संस्कृति है। अभौतिक संस्कृति में क्या आएगा, तो अभौतिक संस्कृति को सोरोकिन ने कहा था कि ये भावात्मक संस्कृति होती है जिसमें हमारी फीलिंग्स जुड़ी होती हैं। तो इसमें वो सारी चीज़ें हैं जिनको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, अमूर्त होती हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। हमारा विश्वास, हमारी प्रथाएं, कला, भाषा, नैतिकता। विरिष्टि ने अभौतिक संस्कृति के दो प्रकार बताए थे। इसमें एक तो आदर्श नियम आ जाते हैं और दूसरा हमारा विचार पद्धति, हमारे नियम और विचार पद्धति ये अभौतिक में आ जाते हैं। तो आगबर्न ने बताया सांस्कृतिक विलंबना, हम इसको समझ रहे थे, सांस्कृतिक विलंबना कॉन्सेप्ट को। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसमें आगबर्न ने कहा कि जो भौतिक संस्कृति है उसमें विकास जल्दी हो जाता है, लेकिन जो हमारी अभौतिक संस्कृति है उसमें विकास धीमी गति से होता है। तो जो हमारी अभौतिक संस्कृति है वो पिछड़ जाती है। इसको एक एग्जाम्पल से समझिए, जैसे मोबाइल या फिर टेक्नोलॉजी या फिर कंप्यूटर ये पहले आ गया, लेकिन हमारे जो सोचने के जो तरीके हैं, जो हमारी विचार पद्धति है, जो हमारी मान्यताएं हैं, जो हमारी प्रथाएं हैं, उनमें उतना परिवर्तन नहीं हुआ। तो हमारी जो सभ्यता है या जो हमारी भौतिक संस्कृति है वो तो निकल गई आगे, और जो हमारी अभौतिक संस्कृति है मतलब हमारे विचार, हमारी कला, प्रथाएं, नैतिकता ये पिछड़ गई। तो इसी को उन्होंने कहा कि संस्कृति पिछड़ जाती है और सभ्यता आगे निकल जाती है। तो यही है सांस्कृतिक विलंबना या फिर सांस्कृतिक पिछड़न, की भौतिक संस्कृति आगे निकल जाती है और अभौतिक संस्कृति पीछे रह जाती है। ठीक है, यहीं पर एक और कॉन्सेप्ट है इसके उल्टा जो कि मैकाइवर ने दिया। ये तो आगबर्न का आपने समझा सांस्कृतिक विलंबना। ठीक है, कि हमारे वैल्यूज़ थोड़ा सा लेट में चेंज होते हैं, जबकि जो टेक्नोलॉजी है, जो भौतिक चीज़ें हैं वो जल्दी चेंज हो जाती हैं। तो ये तो हो गया सांस्कृतिक विलंबना। एक कॉन्सेप्ट है प्रौद्योगिकीय विलंबना जो कि दिया था मैकाइवर ने। तो इसमें इन्होंने क्या चीज़ें बताई थी, तो मैकाइवर ने कहा कि जब संस्कृति में परिवर्तन हो जाए लेकिन सभ्यता में बदलाव ना हो पाए, तो इसको इन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी पिछड़ रही है। मतलब हमारे सोचने के तरीके तो बदल गए, हमारे रहन सहन के तरीके भी बदल गए, हमारी मान्यताएं बदल गईं, लेकिन टेक्नोलॉजी उतनी तेजी से नहीं बदल पाई। तो संस्कृति हमारे आगे निकल गई और सभ्यता हमारी पीछे रह गई। तो मतलब हमारी जो प्रौद्योगिकी है वो पिछड़ रही है और हमारी सोच आगे निकल रही है। तो ये है प्रौद्योगिकी विलंबना, जब संस्कृति में परिवर्तन हो जाए लेकिन सभ्यता यानी प्रौद्योगिकी पक्ष में उतनी तेजी से परिवर्तन ना हो पाए। तो सिंपली ये जो दोनों सिद्धांत हैं ये दोनों एक दूसरे के विरोधी सिद्धांत हैं। आगबर्न कहते हैं कि सभ्यता पहले बदलती है, संस्कृति बाद में बदलती है, लेकिन मैकाइवर कहते हैं कि संस्कृति पहले बदलती है जबकि सभ्यता बाद में। तो सिंपली इसको ऐसे याद कर सकते हो कि आगबर्न सभ्यता पहले और मैकाइवर संस्कृति पहले। ठीक, आगबर्न की संस्कृति पिछड़ती है और मैकाइवर सभ्यता पिछड़ती है। ठीक, ये चीज़ें तो प्रौद्योगिकी विलंबना और सांस्कृतिक विलंबना। तो ये थे मुख्य प्रकार। अब हम आगे कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जिनको, तो जो सबसे छोटी इकाई होती है संस्कृति की या जो सबसे छोटा तत्व होता है उसको बोलते हैं सांस्कृतिक तत्व। ठीक है, किसी भी संस्कृति की सबसे छोटी इकाई उसको कहते हैं संस्कृति तत्व। ये जो कॉन्सेप्ट है ये दिया था क्लार्क विस्लर ने। किसने दिया था? क्लार्क विस्लर ने। इनकी पुस्तक थी मैन एंड कल्चर
इसमें इन्होंने संस्कृति तत्व की अवधारणा दी थी। लिंटन ने संस्कृति तत्व को संस्कृति विशेषक कहा है। ये भी क्वेश्चन में पूछ सकता है, संस्कृति विशेषक शब्द का प्रयोग किसने किया, तो वो लिंटन ने किया है। कुछ और समाजशास्त्री हैं जो कि संस्कृति तत्व को कल्चरल आइटम भी बोलते हैं। तो ये 3 टर्म्स हैं इससे संबंधित संस्कृति तत्व से। तो जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको बोलते हैं तत्व। फिर संस्कृति तत्व जब मिलते हैं, बहुत सारे संस्कृति तत्व वो मिलकर के संस्कृति संकुल बनाते हैं। इसको हम कह सकते हैं संस्कृति का सम्मिश्रण। मतलब संस्कृति तत्व में आप कोई एक चीज़ ले लो कल्चर से संबंधित, और फिर संस्कृति संकुल में आप ले लो कि संस्कृति से संबंधित कई सारी चीज़ें एक साथ में मिल गई, ठीक है। तो वो फिर क्या बन जाएगा, संस्कृति संकुल। और ये अवधारणा किसने दी थी, तो ये दिया था विस्लर ने, ठीक है। ये भी क्लार्क विस्लर ने ही दिया था। संस्कृति तत्व, संस्कृति संकुल, ये भी विस्लर ने ही दिया। उसके बाद फिर बनता है संस्कृति संकुल से संस्कृति समूह। मतलब कि जो कल्चरल ग्रुप है, संस्कृति समूह, वो बनता है जब संस्कृति संकुल आपस में मिलते हैं। तो उसके बाद जहाँ पर एक जैसी संस्कृति के लोग एक ही जगह पर रहने लगे तो उसको हम कहते हैं संस्कृति क्षेत्र। यानी जब संस्कृति समूह मिल जाते हैं तो उसको हम कहेंगे संस्कृति क्षेत्र। और ये सारी अवधारणाएं किसने दी हैं, ये सब क्लार्क विस्लर ने। तो सबसे पहले क्या बनेगा, तत्व बना। तत्व के बाद फिर क्या बना, संकुल बना। संकुल के बाद क्या बना, फिर संस्कृति समूह बना। और जब सांस्कृतिक समूह एक क्षेत्र में रहने लगे, जैसे अब जो हिंदी भाषी हैं वो उत्तर भारत में रहते हैं, तो एक तरीके का सांस्कृतिक क्षेत्र बन गया क्योंकि समूह यहाँ पे एक जगह पे रहने लगे। तो इसको हम कहेंगे क्षेत्र, यानी सांस्कृतिक समूह मिल करके संस्कृति क्षेत्र बनाते हैं। फिर एक और अवधारणा दी जो कि रूथ बेनेडिक्ट ने दी थी, संस्कृति प्रतिमान, ठीक है। ये क्या होता है, तो संस्कृति के जो तौर तरीके हैं जब संपूर्ण समाज में फैल जाए तो इसको सारे लोग करने लगेंगे, तो फिर ये एक पैटर्न बन जाएगा। मतलब कि कोई भी कल्चर है उसमें जो जो चीज़ें हैं, जैसा जीवन शैली है, उसको सभी लोग करने लगे और बार बार करने लगे, दोहराव उसका होने लगे, तो वो एक तरीके का पैटर्न बन जाएगा और वो कहलाएगा कल्चरल पैटर्न, यानी सांस्कृतिक प्रतिमान। और ये अवधारणा दी थी रूथ बेनेडिक्ट ने, ठीक है। सांस्कृतिक प्रतिमान के 2 प्रकार होते हैं, एक होता है आदर्श सांस्कृतिक प्रतिमान और एक होता है वास्तविक सांस्कृतिक प्रतिमान। तो ये 2 प्रकार होते हैं सांस्कृतिक प्रतिमान के। तो ये तो हो गई संस्कृति की निर्माणक इकाइयाँ। अब हम संस्कृति से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी उनको भी समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में कई बारी वहाँ से भी आ जाते हैं, क्वेश्चन पुटअप हो जाते हैं वहाँ से भी। तो जो पहला कॉन्सेप्ट है वो है विरोधी संस्कृति का। विरोधी संस्कृति क्या होती है, ये जो कॉन्सेप्ट है विरोधी संस्कृति का, ये दिया था जे मिल्टन ने। किसने दिया था, जे मिल्टन ने विरोधी संस्कृति का कॉन्सेप्ट दिया था कि एक ऐसा कल्चर जो मूल संस्कृति को चैलेंज करता हो, ठीक है, मूल संस्कृति को चुनौती दे रहा है, उसको चैलेंज कर रहा है कि हम आपके बिल्कुल अगेंस्ट हैं। विरोधी का मतलब क्या हुआ, बिल्कुल अगेंस्ट है, जो मुख्य संस्कृति है उसके बिल्कुल अगेंस्ट हो जाए। अब जैसे भारतीय संस्कृति है तो भारतीय संस्कृति सहिष्णुता में विश्वास करती है, चोरी ना करना, सत्य बोलना, ऐसे ऐसे गुणों को सिखाती है। लेकिन फिर इसके विरोधी गुण क्या हो जाएंगे कि कोई चोरी करने लगे, चोर डाकू की संस्कृति हो जाए। और फिर उसके बाद एक और उदाहरण है हिप्पी कल्चर का, जो कि मर्टन ने यूज़ किया था और बाद में फिर इंडिया में इसको अप्लाई किया था एस.सी. दुबे ने। तो ये भी हो जाएगा। तो ये किसने यूज़ किया था, जे मिल्टन ने, ठीक है। इसको विरोधी संस्कृति को काउंटर कल्चर भी बोलते हैं। मतलब एक संस्कृति को हम चैलेंज कर रहे हैं, मूल संस्कृति के बिल्कुल उसको चैलेंज कर रही है जो संस्कृति, वो हो गई विरोधी संस्कृति। फिर आता है उपसंस्कृति। उपसंस्कृति एक ऐसा कल्चर जो कि मूल संस्कृति से अलग है लेकिन फिर भी उसको सहयोग कर रहा है। मतलब है मूल संस्कृति से डिफरेंट लेकिन उसको फिर भी सहयोग कर रहा है। अब जैसे मूल संस्कृति है भारत की, हमारी जो भारतीय संस्कृति, अब इसकी सहयोगी संस्कृतियाँ क्या हैं,
सिख धर्म की अलग संस्कृति है, बौद्ध धर्म की अलग संस्कृति है, जैन धर्म की अलग संस्कृति है, मुस्लिम धर्म की अलग संस्कृति है। ये सब इसके सहयोगी हैं तो मूल संस्कृति से भिन्न, मतलब भारतीय जो संस्कृति है उससे भिन्न है, लेकिन उसकी सहयोगी संस्कृति के रूप में कार्य करती हैं, तो ये कहलाती हैं उपसंस्कृति की। मूल संस्कृति से भिन्न है लेकिन इसको आगे बढ़ाने में सहयोग कर रही हैं। ठीक है। फिर सीमांत क्षेत्र। तो सीमांत क्षेत्र क्या होता है? देखो, जहाँ पर दो संस्कृतियों की सीमा हो, ठीक है, एक ऐसा क्षेत्र जो विभिन्न संस्कृतियों की सीमा हो। अब जैसे कह सकते हो कि यूपी का बॉर्डर और फिर किसी दूसरे प्रदेश का बॉर्डर, तो बीच में जो एरिया पड़ेगा वहाँ पर कुछ गुण इस वाले राज्य के मिलेंगे, कुछ गुण उस वाले राज्य के मिलेंगे, तो दोनों का वहाँ के जो लोगों में दोनों का सम्मिश्रण देखने को हमको मिल सकता है। ऐसे ही बहुत सारे दूसरे एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ सकते हो। तो सीमांत क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र जो विभिन्न संस्कृतियों की सीमा हो, मतलब अलग अलग संस्कृतियाँ वहाँ पर पाई जाए, सभी के सम्मिश्रित गुण वहाँ पर पाए जाएं। फिर है संस्कृति संपर्क। तो संस्कृति संपर्क में क्या होता है? जब दो संस्कृतियाँ आपस में मिलती हैं, उनका संपर्क होता है, तो फिर वो आपस में एक्सचेंज करती हैं, गुणों का आदान प्रदान करती हैं। तो ये जो संपर्क होता है कभी कभी सहयोगी हो जाता है और कभी कभी विरोधी हो जाता है। जैसे दो कल्चर आपस में मिले और फिर कुछ एक्सचेंज कर रहे हैं, तो कभी कभी वो अच्छी चीज़ें एक्सचेंज कर लेते हैं और कभी कभी विरोधी चीज़ें भी। तो ये होता है संस्कृति संपर्क। सांस्कृतिक सापेक्षवाद ये दिया था हेरेस्कोविट्स ने। किसने दिया था? हेरेस्कोविट्स ने। कि जब सभी संस्कृतियों को समान माना जाए, मतलब जितने भी कल्चर हैं हम मान लें कि सभी समान हैं और सभी अच्छे हैं। देखो पहले क्या ऐसे क्या है कि हम सिर्फ अपने अपने को ही मान रहे हैं, लेकिन सांस्कृतिक सापेक्षवाद में क्या है कि हम मान रहे हैं कि दुनिया में जितनी भी संस्कृतियां हैं वो सभी अच्छी हैं, सभी की समान उपयोगिता है। जब ये मान लिया जाए कि सभी संस्कृतियां उपयोगी हैं और सभी संस्कृतियां अच्छी हैं, सभी संस्कृतियां समान हैं, अपने की बजाय दूसरे को भी हम अच्छा माने, तो एक संस्कृति का वर्णन दूसरे संस्कृति के संदर्भ में किया जाए। ठीक है। सापेक्ष का क्या मतलब हुआ कि हम किसी को सापेक्षित मान करके कर रहे हैं। तो जब एक संस्कृति का वर्णन दूसरी संस्कृति के संदर्भ में किया जाए और ये माना जाए कि वो भी संस्कृति उपयोगी है, ये भी संस्कृति उपयोगी है और सभी संस्कृतियाँ समान हैं, अच्छी हैं, तो इसको कहेंगे सांस्कृतिक सापेक्षवाद। जैसे अगर हम बात करें हिंदू संस्कृति की, तो जब हम ये कहें कि हिंदू संस्कृति में भी कुछ गुण ऐसे हैं जो कि अच्छे हैं, मुस्लिम संस्कृति में भी कुछ गुण हैं जो कि अच्छे हैं, वो भी उपयोगी है, तो ये क्या होगा कि सांस्कृतिक सापेक्षवाद, कि हम सबको समान मान रहे हैं और वर्णन तो कर रहे हैं दूसरे के संदर्भ में, लेकिन उसको भी हम उपयोगी ही मान रहे हैं। तो इसकी परिभाषा की दी थी मेटा स्पेंसर ने। इन्होंने लिखा था कि सभी संस्कृतियां समान रूप से लाभकारी हैं। ये कोटेशन याद कर लेना, किसने दिया था? मेटा स्पेंसर ने, कि सभी संस्कृतियां समान रूप से लाभकारी हैं, और ये कॉन्सेप्ट है सांस्कृतिक सापेक्षवाद का, जो कि दिया था हेरेस्कोविट्स ने। ठीक है। अब इसी के बिल्कुल उल्टा, सांस्कृतिक सापेक्षवाद के बिल्कुल उल्टा एक कॉन्सेप्ट है जो कि है नरजाति केंद्रितता, एथनोसेंट्रिज्म। ये दिया था समनर ने। जब हम माने कि सिर्फ हमारी ही संस्कृति अच्छी है, दूसरे की अपेक्षा अपनी संस्कृति को उच्च मानना, अच्छा मानना और दूसरे को बुरा बोल देना, ठीक है, तो हम सिर्फ अपने पे ही केंद्रित हो रहे हैं। नरजाति मतलब खुद पे ही फोकस्ड कर रहे हैं कि हमारा कल्चर ही अच्छा है, हमारी विचारधाराएं ही अच्छी हैं, दूसरों की तुलना में जब हम खुद की संस्कृति को अच्छा मान लें, तो ये हो जाएगा नरजाति केंद्रितता। जैसे हम कह दें कि हमारी भारतीय संस्कृति बहुत अच्छी है, जो पश्चिमी सभ्यता है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, सिर्फ हम भारतीय संस्कृति को ही मानते हैं और यही सबसे अच्छी है, तो अपनी संस्कृति को सबसे अच्छा मानना। जबकि सापेक्षवाद में क्या था? हम अपने की तुलना में सभी को समान मान रहे हैं, दूसरे को भी अच्छा मान रहे हैं। ठीक है। तो ये सापेक्षवाद, ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट अवधारणाएं हैं, सांस्कृतिक सापेक्षवाद और नरजाति केंद्रितता, ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत अवधारणाएं हैं। गैर नरजाति केंद्रितता, ये है जिनोसेंट्रिज्म, इसको बोलते हैं जिनोसेंट्रिज्म। इसमें क्या होता है कि हम अपनी संस्कृति को कम अच्छा और दूसरे की संस्कृति को ज़्यादा अच्छा मान रहे हैं। देखो ये तीनों कॉन्सेप्ट समझ लेना। सांस्कृतिक सापेक्षवाद में हम मानते हैं कि सभी संस्कृतियां समान रूप से उपयोगी हैं, सभी संस्कृतियां अच्छी हैं,
फिर जाति केंद्रितता में हम मानते हैं कि सिर्फ अपनी ही संस्कृति अच्छी है, मतलब व्यक्ति जिस संस्कृति से संबंध रखता है वो माने कि सिर्फ उसी की संस्कृति अच्छी है। और गैर नरजाति केंद्रितता में क्या है कि जब हम माने कि हमारी संस्कृति नहीं अच्छी है, दूसरे का कल्चर ज़्यादा अच्छा है। सांस्कृतिक सापेक्षवाद का उदाहरण क्या हो सकता है? हम कह सकते हैं कि जैसे विविध धर्मों की संस्कृतियाँ समान हैं, समान रूप से उपयोगी हैं, सब एक ही ईश्वर की तरफ संकेत करती हैं। नरजाति केंद्रितता जब हम मान लें कि भारतीय सभ्यता बहुत अच्छी है, और गैर नरजाति केंद्रितता जब हम मान लें कि पश्चिमी सभ्यता में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि बहुत अच्छी हैं, हमारा भारत पिछड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ सकते हो। ये तीनों कॉन्सेप्ट काफ़ी कंफ्यूजिंग है, तो इनको अच्छे से समझ लीजिएगा, बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सांस्कृतिक पुनरुत्पादन। बोर्दियो ने दिया था ये। तो बोर्दियो ने कहा कि जो आधुनिक शिक्षा पद्धति है, जो स्कूल कॉलेज हैं, ये प्रभुत्व संपन्न लोगों की कल्चर को ही आगे बढ़ाते हैं। सिर्फ प्रभुत्वशाली जो लोग होते हैं वो शैक्षणिक संस्थाओं के द्वारा अपनी संस्कृति को आम जनता पर थोपने का प्रयास करते हैं। जो संपन्न लोग हैं उनका एक अपना क्लास कल्चर होता है, कल्चर ऑफ एक्सीलेंस उसको बोलते हैं। तो उनके पास ऐसी ऐसी सुविधाएं होती हैं कि उनकी जो पीढ़ी है वो अच्छे से एजुकेटेड भी हो पाती है, अच्छे से सारी चीज़ें कर पाती है, और फिर वो शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से अपने कल्चर को थोपने की कोशिश करते हैं जो निम्न वर्ग के लोग हैं उन पर। इसको मैंने पहले की वीडियो में एक बार बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया था, तो आपने देखा होगा तो आपको ये कॉन्सेप्ट याद होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। अगला कॉन्सेप्ट है सांस्कृतिक उद्योग का। ये अभी पूछा भी गया था, हाल में जो NTA नेट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये पूछा गया था क्वेश्चन। तो ये जो विचारधारा है ये आई थी फ्रैंकफर्ट स्कूल से। अच्छा, यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट आ गया फ्रैंकफर्ट स्कूल, तो इसको भी थोड़ा सा समझ लीजिए। जो क्रिटिकल थ्योरिस्ट होते हैं, आलोचनात्मक सिद्धांतकार, उनको बोला जाता है फ्रैंकफर्ट स्कूल के सिद्धांतकार। ठीक है, आलोचनात्मक सिद्धांतकारों को बोला जाता है, फ्रैंकफर्ट स्कूल के सिद्धांतकार हैं। इसमें आपके आते हैं थियोडोरो एडोर्नो, होर्खाइमर हैं, हैबरमास हैं, ये सारे के सारे फ्रैंकफर्ट स्कूल से संबंधित हैं, उससे संबंधित आते हैं। तो ये जो विचारधारा है सांस्कृतिक उद्योग, ये फ्रैंकफर्ट स्कूल से संबंधित है। थियोडोर एडोर्नो और होर्खाइमर इस विचारधारा से संबंधित है। इन लोगों ने बताया कि जो मीडिया है ये जो पूंजीपति लोग हैं उनके कल्चर को वितरित करने का माध्यम बन गई है। मीडिया के थ्रू हमारे अंदर झूठी खुशी उत्पन्न की जाती है, और फिर क्या है कि हम अपनी सामाजिक समस्याओं को भूल जाते हैं। जो आजकल जो मनोरंजन इंडस्ट्री है ये पूंजीवाद के इशारे पर कार्य करती है, और मीडिया एक तरीके का प्रोडक्ट वितरण का माध्यम बन गया है। इसको थोड़ा सा समझते हैं। ये चीज़ अगर हम देखें तो लागू होती है हमारी लाइफ पे, बिल्कुल सही बात है। अभी देखो, आप लोग टीवी सीरियल्स वगैरह देखते होंगे, थोड़ी देर के लिए देखा आपने, उसमें दिखाया क्या जा रहा है? क्या वास्तविकता में जो आप ज़िंदगी जी रहे हो वैसा दिखाया जाता है? नहीं दिखाया जाता। आपको पूंजीपति लोग अपना प्रोडक्ट या अपना कल्चर दिखाने की कोशिश करते हैं। देखो, उसमें दिखाया जाता है कि ये ड्रिंक कर रहे हैं, ये ऐसी लाइफ स्टाइल जी रही लड़की, ये ऐसे रहन सहन कर रहा है। फिर हम लोग क्या होते हैं, उससे प्रेरित हो गए। न्यूज़ चैनल ओपन कर लो या कुछ भी ओपन कर लो, मीडिया के जितने भी साधन हैं आप कुछ भी ओपन कर लो, उस पर क्या आम लोगों की ज़िंदगी दिखाई जाती है? नहीं दिखाई जाती ना। वही अमीर लोगों का रहन सहन, बड़े बड़े घर, ये सब, तो आप उनसे इन्फ्लुएंस्ड हो रहे हो। वो अपनी विचारधारा को आप पर धीरे धीरे थोप रहे हैं और आपको पता भी नहीं चलता है, और आप उससे इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हो। तो वो अपने प्रोडक्ट को एक तरीके से आप पे कि आप उसको खरीदो। देखा होगा एड्स में, टीवी पे कितने सारे एड्स आते रहते हैं। अब वो क्या आम लोगों की ज़िंदगी है? नहीं है। वो तो जो पूंजीपति लोग हैं वो अपना एक तरीके का प्रोडक्ट आपको बेचने की कोशिश कर रहे हैं, या अपनी लाइफ स्टाइल आप पे थोपने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि आपको उसमें खुशी मिल रही है और आप देखे जा रहे हो। तो मीडिया जो साधन है ये पूंजीपतियों की संस्कृति को वितरित करने का एक माध्यम बन गया है। यानी कि जो हमारा सांस्कृतिक क्षेत्र था, जो मीडिया है, जो मनोरंजन इंडस्ट्री है, वो पूंजीपतियों के हाथ में चली गई है और एक उद्योग बन गई है। ठीक है,
जहाँ पर हम प्रोडक्ट जो लोग होते हैं वो प्रोडक्ट का ब्रांडिंग करते हैं। देखा होगा आपने, जो एक्टर एक्ट्रेस हैं वो किस तरीके से प्रोडक्ट की अपना वो करते हैं, वकालत करते हैं, भले ही वो उसको यूज़ ना करते हों। मतलब कोई भी बिस्किट है या कोई भी टूथपेस्ट है या कुछ भी है, जो लोग ऐड में दिखाते हैं वो लोग यूज़ नहीं करते हैं उसको, वो लोग पता नहीं कौन सा यूज़ करते हो, लेकिन आपको दिखाते हैं कि इसमें ये है, इसमें ये है, इसको यूज़ करो तो गोरे हो जाओगे, इसको यूज़ करो तो स्ट्रांग हो जाओगे, इसको यूज़ करो तो ये वो दुनिया भर का सारी चीज़ें दिखाते रहते हैं। तो ये चीज़ की जो मीडिया है ये पूंजीपतियों की संस्कृति को वितरित करने का माध्यम बन गया है, एक उद्योग के जैसे। ठीक है, यही है सांस्कृतिक उद्योग, जो कि दिया था फ्रैंकफर्ट स्कूल के विचारक एडोर्नो और होर्खहाइमर ने। सांस्कृतिक वंचना ये दिया था विलियम जे गुडे ने, कि जब कोई व्यक्ति मुख्य सांस्कृतिक धारा से वंचित हो जाए, जो उसकी मुख्य संस्कृति है उससे वंचित हो जाए, उससे हट जाए, उसको मुख्य संस्कृति के गुण प्राप्त ना हो, तो उसको कहेंगे सांस्कृतिक वंचना, मुख्य सांस्कृतिक धारा से वंचित रहना। गरीबी की संस्कृति ये दिया था ऑस्कर लेविस ने, अमेरिका के समाजशास्त्री थे ऑस्कर लेविस। इन्होंने बताया कि लोग गरीब हैं क्योंकि वो गरीबी में रहना पसंद कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि जो गरीबी है ये ईश्वरीय प्रदत्त है और इसको हम दूर नहीं कर सकते। गरीबी की कल्चर क्या है कि लोग खुद चाह रहे हैं कि वो गरीब बने रहें, वरना यदि वो काम करें, अच्छे से मेहनत करें तो शायद उनकी स्थिति बेहतर हो, लेकिन वो गरीब हैं और अपनी पीढ़ियों को भी गरीब ही बने रहना देना चाहते हैं। तो लोग गरीब हैं क्योंकि वो गरीब रहना चाहते हैं, वो गरीबी का एक कल्चर फॉलो कर रहे हैं। उनको लगता है कि उनकी स्थिति में कोई सुधार नहीं हो सकता, तो वो खुद ही अपनी इच्छा से, ठीक है, ये है गरीबी का कल्चर। सांस्कृतिक सार्वभौमिकता ये दिया था गिडिंग्स। तो गिडिंग्स ने बताया कि कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो कि सभी संस्कृतियों में समान रूप से पाए जाते हैं। सार्वभौमिक का मतलब क्या हुआ, कुछ ऐसी चीज़ें जो सभी जगह पे समान रूप से पाई जाएं। तो सांस्कृतिक सार्वभौमिकता में क्या होगा कि कुछ ऐसे तत्व जो सभी संस्कृतियों में पाए जाएं। जैसे आप धर्म में ले लो तो सभी धर्म हमें बताते हैं कि ईश्वर एक ही है। सभी संस्कृतियां हमें बताती हैं कि हमें सदाचार करना चाहिए, ठीक है। तो कुछ ऐसे तत्व जो सार्वभौमिक हो, उनको सांस्कृतिक सार्वभौमिकता की संज्ञा दी गिडिंग्स ने। सांस्कृतिक द्वंद्व, जब दो संस्कृतियों के बीच आइडियोलॉजी में मतभेद हो जाए उसको कहते हैं सांस्कृतिक द्वंद्व। मतलब दो कल्चर हैं, दोनों में बिल्कुल विरोधी गुण हैं और फिर उनके बीच में मतभेद हो जाए। अब ये अपने भारत के संदर्भ में देखा जा सकता है, जहाँ धर्म को लेकर के बहुत ज़्यादा सांस्कृतिक मतभेद देखने को मिल सकते हैं, जबकि है वो बिल्कुल निरर्थक, कोई तत्व तो नहीं है उसमें, लेकिन ये चीज़ें हमें देखने को मिल सकती हैं। पर संस्कृति ग्रहण, ये क्या होता है कि दो संस्कृतियाँ या दो संस्कृतियों के व्यक्ति, इनके बीच में जब एक्सचेंज का जो प्रोसेस होता है, कुछ चीज़ें एक्सचेंज करते हैं जिसमें एक संस्कृति के गुण दूसरी संस्कृति में चले जाते हैं, ठीक है। मतलब दो संस्कृतियों का संपर्क हुआ और उन्होंने एक दूसरे से कुछ सीखा, दो संस्कृतियों ने, और उसके बाद एक संस्कृति के गुण दूसरी संस्कृति में चले गए। अब जैसे अपने यहाँ उपनिवेशवाद काल में ब्रिटिश लोग आए तो उन्होंने बहुत सारे गुण यहाँ पर छोड़े और शायद हमारी संस्कृति के कुछ गुण उन्होंने भी ग्रहण किए। ऐसे ही जैसे मुस्लिम आक्रमणकारी आए तो उन्होंने कुछ अपना कल्चर यहाँ पे छोड़ा और हिंदू संस्कृति के कुछ गुण या कुछ प्रथाएं या कुछ भी कस्टम्स उन्होंने भी फॉलो करी, तो एक संस्कृति के गुण दूसरी संस्कृति में चले जाएं, ठीक है। ये है पर संस्कृति ग्रहण। संस्कृति अंतःग्रहण, ये दिया था हर्स्कोविट्स ने, कि जब व्यक्ति अपनी ही संस्कृति के गुणों को सीखे, मतलब उसका खुद का जो कल्चर है उन्हीं कल्चर की उसकी विशेषताओं को वो सीखे, तो ये कहलाता है संस्कृति अंतःग्रहण। प्रतिपर संस्कृति ग्रहण, मतलब जब एक कल्चर पहले टूट जाए और फिर उसके बाद उसका दोबारा निर्माण हो, फिर से क्रियाशील हो। जैसे कोई सभ्यता है तो एक समय में उसका बिल्कुल पतन हो जाए, लगे कि अब बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, लेकिन पुनः वो उसका उत्थान हो, पुनः वो और ज़्यादा बेहतर तरीके से सामने आए, तो उसको कहेंगे प्रतिपर संस्कृति ग्रहण। सांस्कृतिक प्रसार, ये एक अवधारणा है जो कि दिया था रॉल्फ लिंटन ने, ठीक है। रॉल्फ लिंटन ने दिया सांस्कृतिक
प्रसार की अवधारणा कि जब किसी उच्च संस्कृति के गुण निम्न संस्कृति में प्रसारित हो जाए। मतलब कोई उच्च संस्कृति है, एक तरीके से कह सकते हो शासक, उनकी संस्कृति के गुण निम्न संस्कृति में आ जाएं, तो इसको हम कहेंगे कि सांस्कृतिक प्रसार हो रहा है। रॉल्फ लिंटन ने दिया था। सांस्कृतिक निर्धारणवाद, ये अवधारणा दी थी लेस्ली व्हाइट ने, और इन्होंने बताया कि जब मानव का व्यक्तित्व और व्यवहार संस्कृति से निर्धारित हो जाए, मतलब जो हमारी पर्सनैलिटी है वो बिल्कुल हमारे कल्चर के अकॉर्डिंग बन जाए, तो इसको कहेंगे कि जिसका जैसा कल्चर है उसकी वैसी पर्सनैलिटी होगी। जैसे कल मैं बता रही थी ना कि जिसका जैसा कल्चर होगा उसकी वैसी ही पर्सनैलिटी बन जाएगी। आपको जैसे संस्कृति में सिखाया जाएगा आप वैसा ही करना शुरू कर दोगे। तो हमारी जो संस्कृति है ये हमारे व्यक्तित्व का निर्धारण करती है। तो सांस्कृतिक निर्धारणवाद ये क्या है, लेस्ली व्हाइट ने दिया। मूल संस्कृति, इतने सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, हर बार एक कॉन्सेप्ट आ रहा है मूल संस्कृति, तो आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि मूल संस्कृति क्या है और ये किसने दिया। तो ये कॉन्सेप्ट दिया था रॉल्फ लिंटन ने कि जब एक समाज के लोगों में समान आदतें आ जाती हैं, समान बिहेवियर वो लोग करने लगते हैं, तो उनमें जो समाजीकरण की प्रक्रिया है वो भी सेम ही होगी। तो फिर इसे हम बोलते हैं कि मूल संस्कृति या वास्तविक संस्कृति। अब जैसे भारत देश में रहने वाले जितने भी लोग हैं, तो हम लोगों में कुछ विशेषताएं हैं जो कि सबको समान रूप से मिल रही हैं। समान आदतें हैं, समान व्यवहार है, और जो हमारा समाजीकरण है, यानी जो हमको आदतें सिखाई जा रही हैं, चाहे घर में सिखाई जाएं, चाहे शिक्षण संस्थाओं में सिखाई जाएं, या फिर चाहे हम अपने साथी समूह से सीख रहे हैं, तो हमारा समाजीकरण भी सेम ही है। तो इसके बाद जो हमारा कल्चर डेवलप हो रहा है, यानी हमारी जो भारतीय संस्कृति है जो डेवलप हुई है, सभी के लिए लगभग समान ही है। हम सहिष्णुता में विश्वास करते हैं, सद्भाव में विश्वास करते हैं, तो ये सारे की चीज़ें क्या है, मूल संस्कृति है। ठीक है, लिंटन ने दिया था ये। सांस्कृतिक टेक्सोनॉमी, ये एक कॉन्सेप्ट है, एच.जे. स्टीवर्ट ने दिया था कि सांस्कृतिक घटना को हम पहचाने और उसको वर्गीकृत करें। तो जब हम सांस्कृतिक घटना को पहचानते हैं, उसको वर्गीकृत करते हैं, तो इसको कहते हैं सांस्कृतिक टेक्सोनॉमी। एच.जे. स्टीवर्ट ने दिया था। फिर एक कॉन्सेप्ट है कल्चरल कंस्ट्रक्ट, कि जब समाजशास्त्री और मानव शास्त्री एक ही समय पर किसी समाज का अध्ययन करके उसकी कल्चर की एक्सप्लेनेशन करने का उसका प्रयास करते हैं। ये समाजशास्त्र के परिप्रेक्ष्य से भी हो गया और मानव शास्त्र के परिप्रेक्ष्य से भी हो गया। तो जब एक ही समय में समाजशास्त्री और मानव शास्त्री उस कल्चर का एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करते हैं, इसको बोलते हैं कल्चरल कंस्ट्रक्ट। ठीक है, फिर कुछ वन लाइनर कॉन्सेप्ट हैं जो कि आपको याद रखने बहुत ज़रूरी हैं। तो स्वायत्त संस्कृति, ये कॉन्सेप्ट दिया था रॉबर्ट रेडफील्ड ने। जीवन प्रकार, ये भी कॉन्सेप्ट दिया था रेडफील्ड ने। जीवन अवसर, ये भी कॉन्सेप्ट दिया था वेबर ने। ये मैंने समझाया है कि वर्ग में इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था जीवन अवसर की, समान जीवन अवसर सबको मिले अपनी लाइफ स्टाइल जीने के। प्रौद्योगिकी विलंबना, ये मैंने कल समझाया था, मैकाइवर ने दिया है। फिर सांस्कृतिक संपर्क, ये ब्राउन ने दिया था। और विसंस्कृतिकरण मजूमदार ने दिया था। पुनः संस्कृतिकरण योगेंद्र सिंह ने दिया था। सांस्कृतिक विकल्प लिंटन ने दिया था। संस्कृति केंद्र हरस्कोविट्स ने दिया था। संस्कृति चक्र सोरोकिन का है। संस्कृति लय ओपलर की है। सांस्कृतिक विलंबना को ये कॉन्सेप्ट दिया था आकबर्न ने, और सांस्कृतिक विलंबना को स्पेंसर ने इसको कहा है मृत हाथ। ठीक है, देखो मृत हाथ स्पेंसर ने कहा था सांस्कृतिक विलंबना को। और एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बीच में समझाया था अदृश्य हाथ, जो कि दिया था स्मिथ ने अर्थव्यवस्था के संबंध में। संस्कृति समाज के सदस्यों की लाइफ डिजाइन है, ये किसने कहा था? तो ये कहा था क्लूखोन ने। और एक डेविस की परिभाषा है कि व्यक्तित्व एक मानसिक घटना है, ये ना तो आंगिक है ना ही सामाजिक, बल्कि दोनों के मेल जोल से इसका निर्माण होता है। मतलब जो पर्सनैलिटी है ये एक हमारी मानसिक घटना के तौर पर है, मेंटल फिनोमेनन। और ये क्या है? ना तो व्यक्तिगत है, आंगिक मतलब व्यक्ति पे ही है, और ना ही ये सामाजिक है, बल्कि व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों के सम्मिश्रण से हम इसको समझ सकते हैं। ठीक है, एक और कॉन्सेप्ट है इथोस और इडोस, जो कि दिया था क्रोबर ने। ठीक, तो
ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।